ये सिचुएशन तो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इन लोगों का मैजिक तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आखिरकार हम लोग इनके साथ लड़ेंगे कैसे? और कहता है यहाँ से वापस जाने का वक्त आ चुका है। अब तक हमने देखा पैट्री उन मैजिक स्टोन्स को उस पत्थर पर लगाने में कामयाब हो जाता है और क्लोवर किंगडम के काफी लोगों को एल्व्स में कन्वर्ट कर देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं मैक्स और ओमन भी एल्व्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और वो दोनों कैप्टन यामी पर हमला कर देते हैं, पर कैप्टन यामी उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। और तभी कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी से लड़ने के लिए वहाँ आ जाती है और हम देखते हैं कि उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और अब आगे तब यहाँ सोल विज़र्ड किंग की बॉडी को कैप्टन यामी के कहने पर छुपा देती है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आखिरकार वो किस चीज को छुपा रही है। और तब यहाँ कैप्टन यामी और कैप्टन शार्लेट अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार कर देते हैं और तब वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब कैप्टन शार्लेट सोचती है, हमने एक ही टाइम पर एक दूसरे पर वार किया है और मेरी पावर उससे ज्यादा थी, पर फिर भी वो मेरी स्पेल को काटने में कामयाब रहा और उसने मेरे अटैक के इफेक्ट को भी रोक दिया ताकि वो इस जगह को बचा सके। पर इन सब चीजों के बावजूद भी उसका मैजिक मुझ तक पहुँच सका। आखिरकार एक मामूली सा ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है? और अगर उसने इन दोनों को हराया है तो इसका मतलब उसके अंदर सच में बहुत ज्यादा काबिलियत है। मैंने इस टाइम कुछ ज्यादा ही मैजिक यूज कर लिया है, तो इसलिए मुझे लिच और बाकी सभी लोगों के आने का इंतजार करना होगा। तब सोल कैप्टन शार्लेट को देखकर सोचती है, आखिरकार अब ये कहाँ जा रही है और ब्लैक बुल के कैप्टन का क्या हुआ? तब वो वहाँ पर पड़े हुए मलबे को देखकर कहती है, तो क्या इसका मतलब कैप्टन शार्लेट ने कैप्टन यामी को हरा दिया? और तभी कैप्टन यामी वहाँ से चीखते हुए बाहर निकलते हैं और कैप्टन शार्लेट को फिर से धमकियाँ देने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार वो कहाँ चली गई? मैं उसे खुद सबक सिखाऊंगा। और आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो चीज मैंने तुम्हें दी थी तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया है? तब सोल कहती है, चिंता मत कीजिए, मैंने उसे एक सुरक्षित जगह छुपा दिया है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाके सिटीजन्स का ध्यान रखो और बाकी मैजिक नाइट्स को भी अपने साथ ले जाओ ताकि तुम और लोगों को भी बचा सको। तब सोल वहाँ से चली जाती है और तब हम यहाँ देखते हैं रॉयल कैसल में एल्व्स ने बहुत तबाही मचा रखी होती है और यहाँ जेल से पर्पल ऑर्कस का पुराना कैप्टन गिल्ड्रे आजाद हो जाता है और वो कहता है, पता नहीं आखिरकार बाहर क्या चल रहा है और मुझे इससे क्या लेना देना। आज तो मेरा लकी दिन है क्योंकि मैं आज यहाँ से आजाद हो चुका हूँ। और तब हम देखते हैं रैपजी भी अपनी जेल से आजाद हो चुका होता है। तब रैपजी कहता है, पर्पल ऑर्कस के पुराने कैप्टन से मिलकर खुशी हुई। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारा फेस दोबारा से देखूंगा, पर मुझे माफ कर देना। अभी मैं यहाँ से जाने के लिए काफी बेताब हूँ, तो इसलिए हम लोग किसी और टाइम मिलेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले तुमने एक मिशन के दौरान मुझे ये घाव दिया था और बाद में मुझे पर ये ब्लेम लगा दिया कि वो मिशन मेरी वजह से खराब हुआ था, जिस वजह से तुम्हें मुझे पर्पल ऑर्कस से निकालने का बहाना मिल गया। तुम्हारे साथ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। वैसे भी सारे स्क्वाड मेंबर्स तुमसे नफरत करते थे क्योंकि किसी भी पर्सन ने तुम्हारी साइड नहीं ली थी। और तब वो दोनों एक दूसरे को अलग अलग चीजों के लिए ब्लेम करने लगते हैं और आखिर में कहते हैं, अगर उस एंटी मैजिक वाले लड़के ने हमारा ये हाल ना किया होता तो हम लोग कभी भी यहाँ ना होते। और तब हम देखते हैं एक एल्फ ह्यूमस को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। तब रेवची सोचता है, इस आदमी की पावर तो बहुत ज्यादा है, क्या इसके जैसे ही लोग हैं जो कि बाहर हंगामा कर रहे हैं? तब गिल्ड्रे सोचता है, जो बाहर हो रहा है वो क्या द आई ऑफ मिडनाइट सन करवा रहा है? लगता है मैं बहुत ज्यादा खतरनाक लोगों का साथ दे रहा था। और तब वो एल्फ उन्हें मारने की धमकी देता है, जिस वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। तब गिल्ड्रे अपने मैजिक से उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। तब वो एल्फ कहता है, आखिरकार ये कहाँ गए? इनका तो मैजिक भी गायब हो गया है, पर अगर ये बात है तो मैं ये पूरी जगह को ही उड़ा दूंगा। और तब हम देखते हैं रैपची अपने चेन का यूज करके उस एल्फ को कैद कर लेता है, जिससे उस एल्फ की पावर सील हो जाती है। और तब वो दोनों इकट्ठे वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ द आई ऑफ मिडनाइट सन के हाइडआउट में लक और बेन भी एल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब नोएल कहती है, आखिरकार तुम दोनों का मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक क्यों लग रहा है? तब मिमोसा का भाई सोचता है, नोएल बिल्कुल सही कह रही है, इनका मैजिक तो बिल्कुल लैंग्रेस की तरह लग रहा है। और तब लक और बेन एक दूसरे के गले लगते हैं और लक उन दोनों को मारने के लिए कहता है और बेन इस बात के लिए मान जाता है। और तब लक नोवेल पर हमला कर देता है, पर उसका हमला मिस हो जाता है और यहाँ नोवेल पूरी तरह से शॉक में होती है। और तब लक जैसे ही दोबारा से हमला करने लगता है, मिमोसा का भाई उनके सामने एक चेरी ब्लॉसम की दीवार खड़ी कर देता है और कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, पर वो दोनों अब वो नहीं रहे जो पहले थे, तो इसलिए नोवेल लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब नोवेल कहती है, पर आखिरकार मैं लक के साथ कैसे लड़ सकती हूँ? वो तो मेरा दोस्त है।
तब लक कहता है मैं यहाँ पर कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब अब मैं निशाना नहीं लगा पाऊंगा। तो बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं इनके पास जाकर इन्हें खत्म कर दूं। और तब यहाँ नोएल अपने और मिमोसा के भाई के आसपास एक डिफेंस स्पेल एक्टिवेट कर देती है और लक उस डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसका मैजिक तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तब लक कहता है तुम्हारा मैजिक तो थोड़ा अलग लग रहा है, क्या तुम रॉयल हो? तब मिमोसा का भाई हाँ कहता है। तो इसका मतलब अब तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ हम देखते हैं राया की पावर भी बढ़ चुकी होती है। तब जोरा सोचता है ये तो पहले से ही मॉन्स्टर था और अब तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तब राया कहता है मैं चाहे खुद एक झूठा हूँ पर मैं दूसरों को देखकर ये बता सकता हूँ कि वो झूठ कह रहे हैं या नहीं। तो एंटी मैजिक वाले लड़के, जो तुमने एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में बात की थी जिसमें सभी लोग खुश रहेंगे, वो तुमने पूरे दिल से कहा था और तुम्हारा हर एक लफ्ज बिल्कुल सच था। वैसे तो मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता पर तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल सच में भर आया। और सोचता है ये लड़का बिल्कुल वैसे ही कह रहा था जैसे कि उस लड़के ने कहा था। उसकी बातों में भी सच्चाई थी, जिस वजह से मैंने उस पर विश्वास किया और उस भरोसे की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। तो इसलिए अब मैं दोबारा कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। और तब वो लाइट मैजिक और डार्क मैजिक से उन पर हमला कर देता है पर कैप्टन मेरिलोना उसके हमले को काट देती है और कहती है क्या तुम्हें अब समझ आ रहा है जो मैंने तुम्हें कहा था? चाहे तुम जो मर्जी सोचते हो पर ये लोग तुम्हारी बात कभी नहीं समझेंगे। ये लोग बस यहाँ हमें मारने आए हैं। तब आस्था कहता है चाहे ये लोग जो मर्जी सोच ले पर मैं जीत कर रहूंगा और एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जिससे हम एक दूसरे को समझ सके। पर वो रास्ता बंद हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से खोल लूंगा। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है ठीक है, फिर जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो पर थोड़ा जल्दी करना, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। और तब कैप्टन मेरिलोना उस पर हमला कर देती है। तब राया सोचता है अगर इसका ये हमला मुझे छू गया तो मैं पक्का हार जाऊंगा, तो इसलिए मैं इसे अपने आप को दोबारा छूने नहीं दे सकता। और तब हम देखते हैं वो स्पेशल मैजिक और लाइट मैजिक को यूज करके इधर उधर भागने लगता है और वो साथ साथ से उन लोगों पर हमला भी करने लगता है और वो तीनों उसके हमले को डॉज कर देते हैं। तब जोरा कहता है आखिरकार अब हम इसे कैसे संभालेंगे? और तब हम देखते हैं छत तोड़कर कैप्टन रिल भी वहाँ आ जाता है और वो भी एल्ब में कन्वर्ट हो चुका होता है। और तब रिल राया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। तब आस्था कहता है आखिरकार तुम दुश्मनों के गले क्यों लग रहे हो? वो बिल्कुल पागल है और हमें मारना चाहता है। तब रिल कहता है आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है और ये कहना क्या चाहता है? हम लोग उससे इस टाइम लड़ रहे हैं पर आखिरकार तुम लोग दोस्त कैसे बन गए? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और आखिरकार तुम मुझे रिल क्यों कह रहे हो? मेरा नाम लायरा है। और तब आस्था को ये सब कुछ देख के कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जोरा सोचता है रिल की पावर तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब तो वो बिल्कुल राया की तरह लग रहा है और इन दोनों का मैजिक तो बिल्कुल लैंग्रेज की तरह बहुत खतरनाक लग रहा है। तब कैप्टन मेरिलोना सोचती है क्या वो लाइट एनिमी की स्पेल थी? इनके मैजिक को फील करके लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश नहीं किया गया है और ये लड़का तो आस्था को पहचान भी नहीं रहा है। तो क्या इसका मतलब इसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है? और तब रिल आस्था पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं वो तीनों मिलकर उसके हमले को रोक देते हैं। तब जोरा कहता है ये एनिमी के मैजिक के कंट्रोल में है, तो तुम्हें इसके ऊपर अपने एंटी मैजिक से हमला करना होगा ताकि ये होश में आ सके। तब राया कहता है माफ करना पर तुम्हारा मैजिक हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तब जोरा कहता है वो तो हम देख ही लेंगे। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इतनी देर से बस तुम लोगों की लड़ाई ही देख रहा था? और तब हम देखते हैं वो चारों तरफ से अपने ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है और तब वहाँ चारों तरफ ग्रे स्मोक हो जाती है। तब राया कहता है इस तरह का मैजिक हम पर कोई काम नहीं करेगा। तब रिल कहता है चाहे मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ पर मैं अभी भी मैजिक को डिटेक्ट कर सकता हूँ, जिस वजह से हम लोग बिल्कुल ठीक है। तब जोरा कहता है पर तुम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बिना मैजिक का मॉन्स्टर है। और तब आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म में आकर रिल के मैजिक को काटते हुए उस पर हमला कर देता है पर वो उसे बस एक खरोच ही पहुंचा पाता है और सोचता है ये ज्यादा तो नहीं है पर ये इस स्पेल को तोड़ने के लिए काफी होगा। पर हम देखते हैं रिल पर उसका कोई असर नहीं होता। तब राया कहता है ये कोई मामूली स्पेल नहीं है, ये एक रीइंकार्नेशन स्पेल है जिस वजह से हम एल्ब्स की सोल इन ह्यूमन बॉडीज में आ चुकी है और ये स्पेल अब पूरा हो चुका है जिस वजह से ये बॉडीज अब हमारी है। तब आस्था कहता है बकवास करना बंद करो और रिल को हमें वापस दे दो। और तब हम देखते हैं वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। तब जोरा सोचता है ये सिचुएशन तो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इन लोगों का मैजिक तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आखिरकार हम लोग इनके साथ लड़ेंगे कैसे? और कहता है यहाँ से वापस जाने का वक्त आ चुका है। तब आस्था कहता है क्या तुम पागल हो? हम लोग इस टाइम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम बिल्कुल पागल हो। इस टाइम हम इन्हें नहीं बचा सकते, जिसका मतलब
मतलब हमें इस टाइम यहाँ से चले जाना चाहिए। तब आस्था उसकी बात को मान लेता है। तब जोरा कहता है, वैसे भी हम लोग जानते ही हैं कि ये अब इनके साथी हैं, तो ये उनके साथ कुछ नहीं करेगा। तब राया कहता है, सही कहा, पर ये तुम्हारे भी साथी हैं, जिस वजह से तुम भी इन्हें नहीं मार सकते। पर क्या तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? और तब कैप्टन मेरिलोना दीवार तोड़ के आस्था और जोरा को उसके अंदर फेंक देती है और उन्हें वापस जाने के लिए कहती है। तब राया कहता है, तो तुम यहाँ पर रुककर उनकी भागने में मदद करना चाहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने दोस्तों की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो? और तो वो कैप्टन मेरिलोना पर हमला कर देते हैं। पर कैप्टन मेरिलोना उनके हमलों को काट देती है और कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो लोग तो बस मेरे रास्ते में आ रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भेजना ही सही समझा। तो मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगी। और यहाँ दूसरी तरफ क्रिम्सन लायंस के हेडक्वार्टर्स में कैप्टन वर्मिलियन की हाथ की उंगली हिलती है। देखा, द आई ऑफ मिडनाइट सन के बेस में कैप्टन मेरिलोना अकेले ही राया और उसके साथियों के साथ लड़ रही होती है और वो इस चक्कर में अपनी पूरी ताकत को यूज कर लेती है। पर हम देखते हैं वो एल्व्स फिर भी हार नहीं मान रहे होते और वो सारे मिलकर कैप्टन मेरिलोना पर हमला कर देते हैं। पर तभी जोरा और आस्था वहाँ आ जाते हैं और उन्हीं के हमलों को उन्हीं के ऊपर वापस फेंक देते हैं और कैप्टन मेरिलोना को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। पर तभी राया आस्था को लिच के पास ले जाता है और वहाँ आस्था देखता है कि यूनो और उसके साथी एल्व्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। और अब आगे तब यहाँ कैप्टन यामी फिनरल को सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैप्टन विलियम की बॉडी में लिच है। तब फिनरल कहता है, तो क्या इसका मतलब कैप्टन विलियम भी पोजेस हो चुके हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि उसी की तरह क्लोवर किंगडम के बाकी लोग भी वैसे ही पोजेस हुए हैं। मार्क्स, ओमन और कैप्टन शार्लेट भी वैसे ही बन चुकी हैं। जब तुम यहाँ पर आराम से सो रहे थे तो बाहर बहुत कुछ हो गया। अगर आपको याद हो तो मैं मरने वाला था और इसी वजह से मैं यहाँ पर था। इसीलिए मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था। पर मुझे खुशी है कि तुम पोजेस नहीं हुए हो। तो शायद लैंग्रिस के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ होगा जब उसने मुझ पर हमला किया था। और तब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तब फिनरल सोचता है, मैं वादा करता हूँ लैंग्रिस, मैं तुम्हें इस बार बचा कर रहूंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं मैग्ना अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे क्लोवर किंगडम की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। तब वेनेसा भी वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम तो सच में कमाल कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम अब अकेले होने की वजह से रो रहे होगे, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे रोऊंगा? और वैसे भी इस टाइम मेरी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब मत करो। इस टाइम आस्था, नोवेल और लक बाकी रॉयल नाइट्स के साथ मिलकर द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों को हरा रहे होंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि उन्हें अपने सीनियर नाइट को देखकर शर्म ना आए। तो इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं जोरा कैप्टन मेरिलोना को लेकर बाहर आ जाता है। तब यहाँ आस्था यूनो को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तब क्लाउस और हेमन कहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम बेफालतू में अपनी ताकत वेस्ट कर रहे हो। और तब हम देखते हैं क्लाउस और हेमन अपने मैजिक को यूज करने लगते हैं और आस्था पर हमला कर देते हैं। पर आस्था उन दोनों के हमलों को रोक देता है और कहता है, बस करो क्लाउस, हम लोग मैजिक नाइट्स हैं, तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तब क्लाउस सोचता है, ये बॉडी इसकी बातों को सुनकर रिएक्ट कर रही है और कहता है, हमारी नफरत तुम जैसे छोटे लोगों की बॉन्ड के आगे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आस्था पर हमला कर देता है। पर आस्था उसके पहले हमले को काट देता है। पर क्लाउस अपने दूसरे हमले से आस्था को जख्मी कर देता है। तब राया आस्था से कहता है, बस करो, अगर तुम अब नहीं रुके तो तुम मारे जाओगे। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हो। हमें बस तुम्हारी ग्रिम वॉर और स्वॉर्ड चाहिए, तो इसलिए तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तो अगर तुम अपने साथी को बचाने के लिए मरना ही चाहते हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी नहीं मरने वाला। मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और मैं अपने दोस्तों को एक दूसरे को मारना नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊंगा और एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा। और तब हम देखते हैं यूनो को सब कुछ याद आने लगता है और वो आस्था के साथ किए हुए वादे को सोचता है जिसमें उसने कहा था कि तुम वो हो जिसने मुझे उम्मीद दी है। आस्था, तुमने मुझे बताया है कि चाहे हम गरीब और अनाथ हैं पर फिर भी हम इस दुनिया में वो बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए हम दोनों विज़र्ड किंग बनने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम दोनों में से कौन पहले विज़र्ड किंग बनता है। तब क्लाउस कहता है, आखिरकार तुम किस तरह की बकवास बात कर रहे हो? तुम तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। और तब वो और हेमन आस्था पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं यूनो उसे बचा लेता है और कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो आस्था? अगला विज़र्ड किंग तो मैं बनने वाला हूँ। तो क्या तुम सच में होश में आ चुके हो? और तुम तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यूनो ही हूँ
और तब आस्था और सिल्क आपस में बहस करने लग जाते हैं। तब मिमोसा सोचती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या इन दोनों में से कोई मुझे नीचे भी उतारने वाला है? तब यहाँ सिल्क कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, पर क्लाउस उसकी बात को काटते हुए कहता है तुम अब हमारे साथ हो तो इधर आ जाओ। पर सिल्क अपनी ताकत से उन्हें चुप करवा देती है। तब राया सोचता है इस मैजिक को देखकर तो लग रहा है कि रीइंकार्गेनेशन काम कर रहा है, पर लगता है ये अभी तक तैयार नहीं है। और यहाँ लिच अपनी ग्रिमवॉर और स्वॉर्ड्स को देखकर भी कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है। लगता है ये इस वजह से भी होश में नहीं आ रहा है क्योंकि इसने अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए अल्टीमेट फॉरबिडन स्पेल को यूज किया है। तब यूनो कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर मैं ये कह सकता हूँ क्लाउस और हेमन की बॉडीज के अंदर कोई और सोल्स है और असली क्लाउस और हेमन अपनी बॉडी के अंदर ही कहीं सो रहे हैं। तब आस्था कहता है फिर आखिरकार हम उन्हें कैसे बचाएंगे? तब यूनो सोचता है मेरी बॉडी के अंदर भी कोई दूसरी सोल है और कहता है पर मैं यूनो हूँ जो कि क्लोवर किंगडम का एक मैजिक नाइट है। तब क्लाउस कहता है ये ह्यूमन वेसल तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। तो फिर लगता है हमें अपने दोस्त को जगाने के लिए तुम्हारे उन दो दोस्तों को मारना ही होगा। और तब वो दोनों उन पर हमला कर देते हैं, पर यूनो उनके हमलों की धज्जियां उड़ा देता है और कहता है तुम्हारी बॉडीज मेरे सीनियर नाइट्स की है, तो इसलिए तुम्हें इनकी बॉडीज को छोड़कर जाना ही होगा। और तब हम देखते हैं क्लाउस और हेमन दोनों ही अपने स्पेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तब यूनो कहता है मुझे नहीं पता कि हम इन दोनों को कैसे ठीक करेंगे, पर हम इन्हें यहाँ कैद जरूर कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें रोकूंगा, तो तुम और मिमोसा दोनों पीछे हट जाओ। तब आस्था जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हें ये अकेले नहीं करने दे सकता, तो इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और तब यहाँ क्लाउस और हेमन अपने मैजिक को कंबाइन कर लेते हैं। तब आस्था कहता है इनकी पावर तो सच में कमाल की है। क्या तुम्हें लगता है यूनो कि तुम इन्हें संभाल पाओगे? मैं खुद को तो संभाल लूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और यूनो अपनी स्पिरिट फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। और तब क्लाउस और हेमन उन दोनों पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं आस्था और यूनो मिलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उनकी स्पेल को बीच में से काट देते हैं, जिससे वो दोनों हार जाते हैं। तब राया सोचता है ये एंटी मैजिक वाला लड़का तो पहले से ही बहुत तंग कर रहा था और अब इसके साथ ये भी आ चुका है। ये दोनों तो सच में बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। और तब लिच जैसे ही अपने साथियों को नीचे गिरते हुए देखता है उसे कुछ याद आता है और वो उन दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है। तब यूनो उसे देखकर सोचता है ये तो कोई मैजिक भी यूज नहीं कर रहा है, तो आखिरकार ये उड़ कैसे रहा है और इसका मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है। तब आस्था सोचता है तो इसका मतलब अब हमें द आई ऑफ मिडनाइट सन के लीडर के साथ लड़ना होगा, पर आखिरकार इसके पास ये स्वॉर्ड कैसी है? और तब हम देखते हैं नैरो आस्था के कपड़ों से बाहर आ जाती है और आस्था को मारने लगती है। तब लिच अपनी उस तलवार को उठा लेता है। तब आस्था और यूनो को उस वॉर्ड की पावर का एहसास हो जाता है। तब आस्था सोचता है मैं इस फॉर्म में ज्यादा देर नहीं रह सकता हूँ। और तब हम देखते हैं अचानक से लिच आस्था के पास पहुँच जाता है। तब आस्था सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसकी की को भी रीड नहीं कर पाया। तब यूनो सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे इसका मैजिक नेचर के साथ पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, मैं तो इसके मैजिक को सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तब लिच आस्था से उसकी तलवार छीन लेता है और आस्था पर हमला कर देता है, पर यूनो उसे बचा लेता है। और तब लिच आस्था की डायमंड ड्वेलर स्वॉर्ड से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, पर वो दोनों ही उसके हमलों से बच जाते हैं। तब लिच अचानक से यूनो के पास पहुँच जाता है और जैसे ही वो यूनो पर हमला करने लगता है हम देखते हैं आस्था उसे बचा लेता है। तब वो और लिच आपस में लड़ने लगते हैं, पर लिच आस्था को दूर फेंक देता है। तब यूनो उसे अपनी स्पेल से कैद कर लेता है और आस्था को उस पर हमला करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं जैसे ही आस्था उस पर हमला करता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है और आस्था को नीचे फेंक के उस पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही यूनो लिच पर हमला करने लगता है लिच आकर उसे भी दूर फेंक देता है। तब यूनो आस्था से कहता है ये तो बहुत स्पीड से लड़ रहा है, तो आखिरकार हम लोग क्या करेंगे? हमें अपनी लिमिट्स को पास करना होगा। पर तभी लिच उस पर हमला कर देता है और आस्था दीवारों को चीरते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। तब लिच उस पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। तब यूनो अपनी पूरी ताकत से लिच पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं लिच डायमंड ड्वेलर स्वॉर्ड से उसके हमले को रोक लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसी पावर से यूनो पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं वो यूनो को भी बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तब आस्था सोचता है ये तो सच में स्ट्रॉन्ग है और आखिरकार ये मेरी स्वॉर्ड के साथ कर क्या रहा है? आखिरकार मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रही है? तब
तब राया सोचता है वो लड़का पक्का अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका होगा और अब तो मैं भी थक चुका हूँ, पर मानना पड़ेगा उसने सच में बहुत कमाल करके दिखाया है। तब मिमोसा सोचती है मैं उन दोनों की मदद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा मैजिक इस टाइम काम नहीं कर रहा है। और तब हम देखते हैं लिच और यूनो लड़ते लड़ते आसमान में चले जाते हैं। तब यूनो सोचता है मैं इस तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लगता है मुझे कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। और तब यूनो लिच पर हमला कर देता है, पर लिच उसके हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। तब यूनो उस पर फिर से हमला कर देता है, पर लिच उसके हमले को काट देता है। और तब हम देखते हैं यूनो लिच के पीछे से अपने मैजिक से हमला कर देता है, पर लिच फिर से उसके हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। तब राया सोचता है लिच तो सच में बहुत कमाल का है, ये तो अभी तक पूरी तरह से जागा भी नहीं है, पर ये फिर भी अपने मैजिक को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। और तब हम देखते हैं आस्था फिर से ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यूनो लिच की तरफ बढ़ने लगता है। तब राया सोचता है इनकी टाइमिंग तो सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, आखिरकार ये दोनों है कौन। और तब वो दोनों मिलकर लिच पर हमला कर देते हैं, पर लिच उनके ऊपर अपनी एक तलवार को फेंक देता है। तब आस्था उस तलवार को पकड़ लेता है और तब हम देखते हैं लिच डीमन ट्वेलर स्वॉर्ड से उन दोनों पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं उस स्पेल से उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो। और तब हम यहाँ देखते हैं मैग्ना अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी वो हाइड आउट को नोटिस करता है। तब लक कुछ फन करने के लिए हाइड आउट से नीचे कूद जाता है। अब तक हमने देखा द आई ऑफ मिडनाइट सन अपने हाइड आउट को लेकर रॉयल कैसल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ रॉयल नाइट्स की बची हुई टीम भी अपने जख्मों को ठीक करके उनका पीछा करने लगती है। तभी रास्ते में आस्था और यूनो को पता लगता है कि उनके विलेज पर हमला हो चुका है और वो दोनों अपने विलेज को बचाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं पर अपने दुश्मन को हरा नहीं पा रहे होते। तभी आस्था नोटिस करता है कि फादर जहर की वजह से मरने वाले हैं और तब वो अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनके जहर को खत्म करने की कोशिश करता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी आस्था की ग्रिममोर में से लिच की तलवार बाहर आती है और जैसे ही वो उसे टच करता है उसे लिच की यादें दिखाई देती हैं। और अब आगे तब डिजिट कहता है आखिरकार ये तलवार इसके पास कैसे आई, ये तो मास्टर लिच की तलवार है। तब आस्था उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सोचता है इस तलवार के अंदर बाकी दो तलवारों से ज्यादा ब्लैक पावर फ्लो कर रही है, तो इसलिए मुझे कंसंट्रेट करना होगा और इस सारी ब्लैक पावर। हम देखते हैं फादर ठीक हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे तो लगा था मैं मर चुका हूँ। तब नैश रोते हुए कहता है तुमने तो सच में कमाल कर दिया आस्था। तब आस्था कहता है वो तो ठीक है, पर ये तलवार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और सोचता है अगर मैं इस तलवार की पावर को अच्छे से यूज कर पाया तो शायद मैं इसकी मदद से अपने दोस्तों को वापस उनके नॉर्मल फॉर्म में ला सकता हूँ। तब डिजिट सोचता है इसने तो उस तलवार की मदद से सारे पॉइजन के इफेक्ट को हटा दिया, तुम पर भी तो हमारे जैसे ही रीइंकार्नेशन स्पेल को यूज किया गया है, तो आखिरकार क्यों तुम अभी तक अपनी असली फॉर्म में हो और इस दूसरे लड़के के पास लिच की तलवार क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक बिना मैजिक वाला लड़का इस तलवार को यूज भी कैसे कर पा रहा है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो देता है और तभी वहाँ लिच आ जाता है और कहता है ये फूल भी ह्यूमंस और एल्व्स की लाइफ की तरह ही है, क्योंकि जिस तरह हमें ये डेंजरस लग रहे हैं वैसे ही ह्यूमंस को हम डेंजरस लगते हैं और यही वजह है जिस वजह से हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी को मार डालूंगा। तब सिल्क कहती है ये अपने मैजिक को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है और अब इसकी सोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तुमने सही कहा, इसके अंदर की एल्फ सोल दर्द के मारे चीख रही है। तब आस्था सोचता है ये फीलिंग बिल्कुल उन सभी की जैसे लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एल्व्स मदद चाहते हैं। आस्था के लिए डिजिट पर अटैक करने का एक रास्ता बन जाता है और हम देखते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। तब यूनो कहता है क्या इसने रीइंकार्नेशन मैजिक को तोड़ दिया। तब आस्था सोचता है अब जब हमारे पास ये तलवार है तो हम सभी को बचा सकते हैं। तब आस्था और यूनो अपने अपने इस लड़ाई में कंट्रीब्यूशन को लेकर बहस करने लगते हैं। तब चर्च के बच्चे आकर आस्था और यूनो के गले लग जाते हैं और उन्हें थैंक यू कहने लगते हैं। तब फादर कहते हैं आस्था और यूनो तुम दोनों की वजह से अब सारे गांव वाले ठीक हो चुके हैं, तो इसके लिए थैंक यू। तब सिस्टर लिली कहती है तुम लोग हैं क्या तुम दोनों को पता है कि किंगडम में क्या चल रहा है। कुछ टाइम से यहाँ पर बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तब आस्था कहता है हमें इन्हें
सब कुछ बता देना चाहिए। सही कहा, क्या पता कोई और मैजिक नाइट एल्फ इन पर हमला कर दे। तब यहाँ हम देखते हैं किंग आराम से सो रहे होते हैं और एक रॉयल गार्ड उन्हें बाहर की सिचुएशन के बारे में बताने आता है। तब किंग कहते हैं ये सब कुछ जूलियस संभाल लेगा। तब वो गार्ड कहता है विज़र्ड किंग कहीं गायब हो गए हैं और मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पर रुको, शायद ये एक अच्छा मौका है क्योंकि मैं इस मौके का फायदा उठाकर सबको ये बता सकता हूँ कि मैं कितना कमाल का हूँ। हमेशा जूलियस ने मेरे काम में टांग अड़ाई है, तो इसलिए अब मेरी बारी है कुछ कर दिखाने की। और तब वो सभी मैजिक नाइट कैप्टन्स को बुलाने की बात कहते हैं। तब गार्ड कहता है ये हम पहले ही कर चुके हैं, पर कुछ कैप्टन भाग चुका है और वो गोल्डन डॉन को अपनी साइड करके चारों तरफ तबाही मचा रहा है। तब यहाँ राया कहता है लगता है हमारे दोस्तों ने पहले ही लड़ाई स्टार्ट कर दी है। तब क्लाउस कहता है वैसे इनमें वो भी क्या कर सकते हैं, आखिरकार उन्होंने भी तो ह्यूमन से बदला लेना है। तब राया उन्होंने प्रॉमिस किया है वो हमें रॉयल कैपिटल में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब कैप्टन रोज़ेल उन्हें आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। तब यहाँ आस्था उन्हें सारी कहानी बता देता है, पर फादर को छोड़कर वो बातें किसी को समझ नहीं आती और तब वो सभी को वो सारी चीजें समझा देते हैं। पर तब डिजिट कहता है तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मैं वही हूँ जिसे तुमने अभी अभी हराया है और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे उस एल्फ से बचा लिया। मैं पर्पल ऑर्कस का मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं फोरसाइकिल रेल्म में कुछ जरूरी चीजें ढूंढ रहा था, पर तभी मैं जंगल में खो गया और तब मुझे इतना ही पता चला कि मैं एल्फ में कन्वर्ट होके इस विलेज पर हमला करने लग गया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मुझे इतना पता है कि जिस एल्फ की सोल मेरे अंदर थी वो ना ही नफरत चाहता था और ना ही लड़ना चाहता था। तब आस्था कहता है तो चलो फिर एल्फ्स और ह्यूमन दोनों को बचाया जाए। तब कुछ बच्चे उन्हें वहाँ से जाने से मना करने लगते हैं। तब सिस्टर लिली उन्हें समझाते हुए कहती है क्लोवर किंगडम में भी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारी तरह इनकी जरूरत है। और तब हम देखते हैं वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और सभी लोग उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तब फादर कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो बच्चा कल तक कोई मैजिक यूज भी नहीं कर पाता था वो आज इतना ताकतवर हो चुका है, और दूसरा जो हमेशा रोता रहता था वो आज इतना कॉन्फिडेंस से लड़ा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतने बड़े हो चुके हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं मैग्ना अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर तभी वो हाइड आउट को नोटिस करता है। तब लक कुछ फन करने के लिए हाइड आउट से नीचे कूद जाता है। तब यूनो कहता है मुझे नॉर्थ और साउथ से मैजिक फील हो रहा है। तब डिजिट कहता है तो क्या हमें अब रॉयल कैपिटल जाना चाहिए? हमें सबसे पहले इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये लोग क्लोवर किंगडम का एक हिस्सा हैं। तब डिजिट उन्हें अलग अलग जाने का आइडिया देता है। तब आस्था यूनो एक दूसरे के साथ इस बात पर बहस करने लगते हैं कि डिजिट को किसके साथ जाना चाहिए। तब आस्था कहता है मेरे पास ये तलवार है जिस वजह से मैं एल्फ्स को इंसानों में बदल सकता हूँ और तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें डिजिट को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और हम देखते हैं यूनो तब इस बात के लिए मान जाता है। तब डिजिट कहता है तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम दोनों पर बोझ हूँ। और तब वो दोनों अलग लगती पावर की वजह से वहाँ आसपास बादल आ जाते हैं और एक लाइटनिंग आकर सीधा लक के ऊपर गिरती है। तो तुम क्या कह रहे थे कि मैं किसे नहीं हरा सकता? तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम लोग मुझे कैसे हराने वाले थे। अब तक हमने देखा आस्था नोटिस करता है कि उसकी नई तलवार वहाँ के सभी लोगों के पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तब वो उसी तलवार से यूनो की मदद से डिजिट पर हमला कर देता है, जिससे डिजिट इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। और तब वो यूनो विलेजर्स को सारी बात बताते हैं और तब क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि रास्ते में 2 जगह पर हमला हो चुका होता है और तब वो दोनों उनकी मदद करने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। और अब आगे और यहाँ लक एक शहर पर हमला कर देता है। तब जैसे ही मैग्ना और वेनेसा को इस बात का एहसास होता है तब वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं लक ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी होती है। तब मैग्ना कहता है मुझे तो लगा था यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया है, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लक? पर वेनेसा और मैग्ना उसके हमले से बच जाते हैं। तब वेनेसा कहती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है लक? लगता है तुम लोग इस बॉडी से बात कर रहे हो। मुझे स्पेल एक्टिवेट है, तब तक ये बॉडी मेरी है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये एक फॉरबिडन मैजिक है जिसका मतलब ये है कि किसी और ने लक की बॉडी पर कब्जा कर रखा
रखा है। क्या ये द आई ऑफ मिडनाइट सन का काम है? शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये और बाकी रॉयल नाइट्स द आई ऑफ मिडनाइट सन के बेस पर ही गए थे। तो इसका मतलब जो वहाँ हवा में उड़ रहा था वो इनका हाइड आउट था। लगता है इनका उन सभी को हराने का प्लान फेल हो चुका है। तुम लोगों को तो सब कुछ पता है, तो इसका मतलब तुम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना। वेनेसा की बिल्ली के कारण उसकी तकदीर बदल जाती है, जिससे मैग्ना बच जाता है। तब वेनेसा सोचती है, ये बिल्ली हमेशा ब्लैक बुल्स के हक में रही है, तो इसका मतलब ये लक को बचा कर रहेगी, चाहे उस पर इस टाइम किसी और का कब्जा ही क्यों न हो। तब मैग्ना वेनेसा को अपने मैजिक को बंद करने के लिए कहता है। तब वेनेसा कहती है, क्या तुम पागल हो? इसी की वजह से तुम अभी अभी लक के अटैक से बचे हो, नहीं तो अब तक मर चुके होते। और वैसे भी अगर ये फॉरबिडन स्पेल है तो असली लक उस बॉडी के अंदर ही कहीं सो रहा है। अगर ऐसी बात है तो उसके जागने का वक्त हो चुका है। और तब मैग्ना लक पर हमला कर देता है। तब लक सोचता है, ये तो बहुत सिंपल स्पेल है और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे छू भी पाएगी। और तभी वो नोटिस करता है कि मैग्ना का हमला गायब हो जाता है और उसे उसका मैजिक भी फील नहीं हो रहा होता। और तभी लक वहाँ से भागना शुरू कर देता है और मैग्ना का हमला उसे टच भी नहीं करता है। तब लक कहता है, इस दुनिया में कोई ऐसी स्पेल नहीं है जो कि मुझे टच कर पाए, तो जिसका मतलब तुम ह्यूमंस मुझे कभी टच नहीं कर पाओगे। तब हमला कर देता है, पर वेनेसा मैग्ना को बचा लेती है और कहती है, तुम लड़के तो सच में बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, तो लगता है मुझे ही तुम्हारा साथ देना होगा। और क्या पता अगर तुम लक को हरा पाए तो वो वापस से होश में आ जाए। और तब मैग्ना वेनेसा की मदद से लक पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं लक उसके हमले से बच जाता है। तब लक कहता है, तुम्हारी स्पेल मुझे कभी छू नहीं पाएगी। तब मैग्ना उस पर दोबारा से उससे बचते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी ये छोटी सी स्पेल्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अब तो तुम मुझ पर नॉर्मल फायरबॉल से हमला कर रहे हो। क्या तुम्हारा मैजिक खत्म हो चुका है? तभी मैग्ना लक के पीछे पहुंच जाता है और वेनेसा सोचती है, अगर लक मोना को सेंस करके मैग्ना के हमलों से बच रहा है तो मैग्ना अपने अटैक के मोना के साथ मिक्स होके लक को धोखा दे सकता है। पर मैग्ना जैसे ही लक पर हमला करने लगता है, लक उसे पकड़ लेता है। तब मैग्ना सोचता है, मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारी स्पीड और मोनो को सेंस करने की पावर कितनी ज्यादा है। तभी वो अपने हाथ में ही अपने स्पेल को ब्लास्ट कर देता है और लक को पकड़कर कहता है, चाहे तुम्हें इसके बारे में पता ना हो, पर असली लक को पता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं अपने आप को भी उड़ा सकता हूँ। और लक पर हमला कर देता है। पर तभी वो दोनों उससे भी बचकर निकल जाते हैं। मैजिक से उसे कैद कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हें भी ये नहीं पता है कि मैं और लक कौन है, तो इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो इसलिए अब जल्दी से मेरे दोस्त को वापस दे दो। तभी हम देखते हैं लक की पावर की वजह से वहाँ आसपास बादल आ जाते हैं और एक लाइटनिंग आकर सीधा लक के ऊपर गिरती है। तो तुम क्या कह रहे थे कि मैं किसे नहीं हरा सकता? तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम लोग मुझे कैसे हराने वाले थे। मैं तुम पे अब तब तक फायरबॉल फेंकता रहूंगा जब तक लक जाग नहीं जाता। पर तब मैग्ना और वेनेसा उसे देख भी नहीं पा रहे होते। तब मैग्ना कहता है, मुझे पता तो है कि लक एक मॉन्स्टर है, पर ये तो कुछ अलग ही लेवल का है। पर तभी लक जैसे कि मैग्ना बच जाता है। तब लक कहता है, लगता है ये बिल्ली तकदीर को चेंज कर सकती है, पर इससे तुम्हारा बहुत सारा मैजिक यूज हो रहा है। तो चलो फिर देखते हैं कि सबसे पहले किसका मैजिक खत्म होगा, तुम्हारा या फिर मेरा। और तब वो बार बार मैग्ना पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं हर बार वेनेसा की बिल्ली मैग्ना की तकदीर को बदलती रहती है, जिससे वेनेसा बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। और तब हम देखते हैं लक चारों तरफ और भी ज्यादा तबाही मचाने लगता है और कुछ देर बाद वेनेसा के थक जाने पर लक मैग्ना को पकड़ लेता है। तब लक कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे पहले ही खत्म हो गया। अब क्लोवर किंगडम के सभी ह्यूमंस मरने वाले हैं और यही वो तकदीर है जो तुम लोग डिजर्व करते हो, और हम एल्व्स तुम्हें तुम्हारी तकदीर से मिला कर रहेंगे। चुप कर जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एल्फ हो या नहीं, और मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बेवकूफ लक से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बेवकूफ जल्दी वापस आ जाओ और अपनी बॉडी पर दोबारा से कब्जा कर लो। लक हमेशा शैतानियाँ करता रहता है, पर वो मेरा छोटा भाई है, तो इसलिए उसे इसी टाइम वापस दो। आखिरकार तुम ह्यूमंस ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम जैसे सेल्फिश लोग सच में ऐसा बॉन्ड बना सकते हो जो कि इस रीइंकार्नेशन स्पेल को तोड़ सके? तुम लोगों को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है और जोर जोर से हंसने लगता
लगता है। तब मैग्ना कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? मुझे पता है लक कि तुम मुझे सुन सकते हो। तब लक मैग्ना पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं वेनेसा की बिल्ली आस्था को वहाँ खींच कर ले आती है, जिससे मैग्ना बच जाता है। तब लक कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तब आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहता है, हम लोग लक के दोस्त हैं। तब लक कहता है, तुम लोगों की इन बकवास बातों से मैं अब तंग आ चुका हूँ। पर रुको, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जिसके पास कोई मैजिक भी ना हो। तब आस्था कहता है, तुमने सही मुकाबला नहीं कर सकता। और को भी इसमें मजा आने लगता है और वो आस्था पर और भी तेजी से हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब आस्था सोचता है, इसे तो मुझे डिटेक्ट भी नहीं करना चाहिए था, पर इसकी कॉम्बैक्ट सेंस तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। और तब आस्था वेनेसा और मैग्ना को अपनी मदद करने के लिए कहता है और तब वो दोनों मिलकर लक का ध्यान भटकाने लगते हैं, जिससे कि आस्था उस पर हमला कर सके। पर लक फिर भी आस्था के हमले से बच जाता है और तब लक आस्था पर हमला कर देता है और आस्था छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए अब मुझे भी अपने मैजिक को अलग अलग डायरेक्शन में भेजना होगा ताकि मैं उसकी स्वॉर्ड के जरिए उसका पता लगा सकूं। और तभी उसे एहसास होता है कि आस्था उसके सामने से हमला करने वाला है। तब लक जैसे ही आस्था पर हमला करता है, हम देखते हैं वेनेसा वैसे ही आस्था को अपनी थ्रेड से पीछे खींच लेती है और मैग्ना अपने मैजिक से उस थ्रेड को तोड़ देता है। तभी उन्हें महसूस होता है जैसे कि जमीन हिल रही है और उन्हें एक तरफ से बहुत सारी मैजिकल पावर उनकी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रही होती है। और तभी वहाँ चामी आ जाती है और वो कह रही होती है कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। तब आस्था कहता है, क्या ये भी एल्फ में कन्वर्ट हो चुकी है? अब तक हमने देखा कि लक एक टाउन पर हमला कर देता है। तब वेनेसा और मैग्ना मिलकर उसे रोकने वहाँ चले जाते हैं और हम देखते हैं लक की पावर के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। पर वेनेसा के तकदीर को बदलने वाली बिल्ली के कारण वो लोग लक पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं और हम देखते हैं एकदम से लक की पावर बढ़ जाती है और वो मैग्ना पर जोरदार हमला करता है। और तभी वेनेसा की बिल्ली की मदद से आस्था वहाँ आकर उसे बचा लेता है और तब वो तीनों मिलकर लक पर हमला कर देते हैं। और अब आगे तब यहाँ आस्था जैसे ही लक के साथ अपनी तलवार को टच करने लगता है, तब वो अपनी ताकत को पूरी तरह से बढ़ा देता है। और तभी मैग्ना और वेनेसा भी आस्था की मदद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं और लक चिल्ला कर उन्हें अपने आप को टच करने से मना कर रहा होता है। और तभी असली लक को अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तभी लक को अपनी माँ दिखाई देती है जो कि उससे कहती है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ लक, तुम नॉर्मल नहीं हो, जिस वजह से तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। तब लक सोचता है, मेरी माँ ही एक ऐसी है जिसने हमेशा मुझे प्यार किया है, तो इसलिए मैं बस उनके लिए ही जीता हूँ और उन्हीं की स्माइल के लिए सब कुछ करता हूँ। तब यहाँ बाहर वो एल्फ कह रहा होता है कि मैं अपने सारे मैजिकल पावर को आजाद करने वाला हूँ, जिससे मेरे साथ साथ यहाँ के सारे ह्यूमंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तब आस्था सोचता है, आखिरकार इसकी की इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? तब वेनेसा सोचती है, क्या ये सच में मैजिक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर बहुत सारी डार्कनेस है। तब आस्था सोचता है, ये तो बिल्कुल उसी की तरह हरकत कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लक किसी इविल चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तब वो एल्फ कहता है, तुम लोगों ने उन लोगों को मुझसे छीना है जो कि मुझे बहुत प्यारे थे, तो इसलिए अब तुम ह्यूमंस को उस चीज का भुगतान करना ही होगा। तब आस्था कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, पर अगर ह्यूमंस ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लक हमारा एक बहुत प्यारा फ्रेंड है, तो इसलिए प्लीज इसे हमसे मत छीनो। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग जो अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं वो भी तुम्हें ऐसे बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे। और तब आस्था अपनी तलवार को लक की बॉडी पर टच करवा देता है और यहाँ सुनाई देने लगती है। और तब वो अपनी माँ से कहता है, मुझे माफ कर देना माँ, पर अब मुझे जाना होगा क्योंकि अब मुझे ऐसे लोग मिल चुके हैं जो कि मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसा मैं हूँ, और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू मॉम। और तब वो अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है और तब लक को अपने दोस्तों की सारी बातें याद आने लगती हैं। और तब वो एल्फ कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि ह्यूमंस और एल्फ्स मिलकर साथ रहें। और तब हम देखते हैं वो फॉरबिडन मैजिक सीड टूट जाती है और लक ठीक होकर रोने लगता है और कहता है, क्या मैं अभी भी एक ब्लैक बुल हूँ? तब मैग्ना उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम हमेशा एक ब्लैक बुल रहोगे। और तब लक खुश होकर मैग्ना के एक लात मारता है और इसे देखकर वेनेसा और रास्ता खुश हो जाते हैं। तब लक कहता है, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लगता है मैंने पूरे शहर को ही उड़ा दिया है। क्या यहाँ के लोग ठीक है? तब वेनेसा कहती है, चिंता मत करो, मैंने सबको बचा लिया है। और तब मैग्ना और वेनेसा आस्था से उसकी तलवार के बारे में पूछते हैं। तब आस्था कहता है, यूनो के हिसाब से ये मैजिक के इफेक्ट को खत्म कर देती है, जैसे कि ये एक मैजिक को ऐसा
ऐसा बना सकती है जैसे कि उसे कभी यूज ही ना किया गया हो, और ये एक बार में अपना काम नहीं करती है। और अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिले तो मैं रिइंकार्नेशन स्पेल को भी तोड़ सकता हूँ। और मुझे अभी अभी एक चीज का एहसास हुआ है, ये एल्व्स बुरे लोग नहीं है, और जो एल्व लक को कंट्रोल कर रहा था वो भी जा चुका है। पर क्या इसका मतलब वो मर चुका है? तब लक कहता है, वो आखिरी में मुस्कुरा रहा था। वो एल्व असल में एक बहुत अच्छा पर्सन था, और मेरे हिसाब से तुमने जो भी किया वो बहुत सही था। ये रिइंकार्नेशन स्पेल बहुत ज्यादा डरावनी और उदास है। तब आस्था कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ह्यूमंस और एल्व्स के लिए सभी लोगों को बचाना ही होगा। तब मैग्ना कहता है, सभी का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग एल्व्स में कन्वर्ट होके पूरे किंगडम को उड़ा रहे हैं, और ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। तब वैनेसा कहती है, तो इस वजह से रॉयल कैपिटल से इतनी सारी रोशनी आ रही थी, और अब तो वो है मेरी बॉडी को उस एल्व की मैजिक वाली फीलिंग याद हो चुकी है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और तभी वो लोग देखते हैं पूरा ब्लैक बुल बेस तबाह हो चुका होता है, और तभी उन्हें कैप्टन के मैजिकल बीस्ट मिलते हैं जो कि आस्था को बाकी ब्लैक बुल्स के बारे में बताते हैं। और तब आस्था देखता है यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, और तब वो तीनों आस्था और बाकी सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब मैग्ना हेनरी के बारे में पूछने लगता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये हमारा दुश्मन है? ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये ब्लैक बुल्स का बहुत पुराना मेंबर है और इस घर का ओनर भी है, और ये अपनी डिसीज के कारण बाकी सभी लोगों का मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका नाम हेनरी है। मैं जब इससे पहली बार मिला था तो मुझे लगा ये एक भूत है, और शुक्र है मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है जिस वजह से मैं इसके पास जा सका और इसे समझ सका। पर मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे तो तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। तब वैनेसा में कन्वर्ट हो चुका है और उसके बाद रॉयल कैपिटल की तरफ चला गया है। आखिरकार तुम्हें इनकी बातें समझ कैसे आ रही है? तब वैनेसा कहती है, हमें गोश्त को बचाने जाना ही होगा, पर इस टाइम मैग्ना और मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। तब लक कहता है, तुम लोग आराम करो, मैं और आस्था सब कुछ संभाल लेंगे। तभी उन्हें महसूस होता है जैसे कि जमीन हिल रही है, और उन्हें एक तरफ से बहुत सारी मैजिकल पावर उनकी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रही होती है। और तभी वहाँ चामी आ जाती है, और वो कह रही होती है कि मैं किसी को, और इस सॉस से मेरी भूख बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। तो क्या वो तुम लोग हो जिसने मेरे गार्डन को तबाह किया है? तब आस्था, वैनेसा और मैग्ना सोचते हैं ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तब वैनेसा कहती है, हमने तुम्हारे गार्डन को तबाह नहीं किया है। तब आस्था कहता है, मेरे हिसाब से ये सब कुछ द आई ऑफ मिडनाइट सन और एल्व्स ने किया होगा। तब चामी कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो उन्हें मजा चखाएं। तब चामी पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब चामी उन्हें जबरदस्ती खाना खाने के लिए कहती है, और हम धीरे धीरे वापस आने लगता है, और तब सभी लोग ये देखकर और भी तेजी से खाना खाने लगते हैं। तब आस्था कहता है, शायद इसे खाने से मेरे अंदर भी मैजिकल पावर आ जाए। तब चामी कहती है, जीरो मैजिकल पावर हमेशा जीरो ही रहती है, पर इसे छोड़ो, तुम खाना खाओ। तब आस्था रोने लगता है। तब आस्था हेनरी को भी खाना खाने के लिए कहता है, और तब वो सभी लोग एक दूसरे के साथ बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं और सभी की लोकेशंस बताते हैं। और तब आस्था सभी को जोरा के बारे में बताता है कि वो भी एक ब्लैक बुल है। तब हेनरी ब्लैक बुल्स के बेस को दोबारा से जोड़ना स्टार्ट कर देता है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और तब हेनरी उस बेस को बुल में कन्वर्ट कर देता है और सबको अंदर जाने के लिए कहता है। तब अंदर जाकर आस्था कहता है, चलो ब्लैक बुल्स, अब जाकर क्लोवर किंगडम को बचाया जाए। और तब वो, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।